गर्मी में गरीब बहू का हरा भरा ठंडा ससुराल। तपती दोपहर के बाद अब शाम का वक्त हो रहा होता है। राधिका रसोई से निकलकर हॉल में आती है। माँ जी, आपने बच्चों को देखा क्या? सूरज ढलने वाला है और चिंकी और दीपक अभी तक घर के अंदर नहीं आए हैं। बहू, वो तो काफी देर से बाहर ही हैं। वो दोनों बाहर उस नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। लेकिन माँ जी, इतनी शाम हो गई है, बाहर अब अंधेरा होने वाला है। बच्चों को बुला लेना चाहिए था। भाभी, आप ही ना घर में आकर वो करेंगे भी क्या? इस पुराने पंखे की गर्म हवा खाएंगे? कम से कम बाहर पेड़ के नीचे थोड़ी बहुत तो ताज़ी हवा मिल रही होगी उन्हें। तभी चिंकी और दीपक हाथ पांव खुजलाते हुए और रोनी सूरत लेकर घर के अंदर आते हैं। माँ देखो ना, बाहर बहुत मच्छर काट रहे हैं, पूरे पैर लाल हो गए हैं और बहुत खुजली हो रही है। और माँ, बाहर मच्छर है तो अंदर ये जानलेवा गर्मी, घर में भी तो बिल्कुल सुकून नहीं है। हमें कहीं और ले चलो। दादाजी, आप ये सड़ा हुआ पंखा बदलते क्यों नहीं? ये सिर्फ शोर मचाता है, हवा तो इसके पास से गुजरती भी नहीं है और ये पुराना कूलर ठंडा ही नहीं करता। ये सब देखकर राधिका मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरा परिवार गर्मी में कितना परेशान है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी तरुण थका हारा घर आता है। अरे तरुण बेटा, आज इतनी देर कैसे कर दी? हम सब तेरा ही रास्ता देख रहे थे। क्या बताऊं माँ, आज तो सूरज जैसे आग उगल रहा था। मंडी में इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। धूप की वजह से आज सब्जियां खरीदने में ही बहुत समय निकल गया। फिर मंडी से निकलते निकलते दोपहर की लू चलने लगी। मुझे तो लगा कि अगर लू में साइकिल चलाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं रास्ते में एक छाया वाली जगह पर रुक गया था। बहू, अब बातें छोड़ और जल्दी से सबके लिए खाना लगा दे। बेटा काम से आया है, उसे भूख लगी होगी। जी माँ जी, मैं भी खाना परोसती हूँ। मैंने आलू की सब्जी और रोटियां बनाई है। राधिका सबको खाना परोसती है। रसोई की गर्मी से रोटियां और भी गर्म लग रही होती हैं। तभी तरुण निवाला तोड़ता है, लेकिन रुक जाता है। उफ, ये रोटियां तो अंगारे जैसी लग रही हैं। राधिका, ऊपर से इतनी गर्मी और ऊपर से ये उबलता हुआ खाना मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा। बेटा, अगर तू पेट भर खाना नहीं खाएगा तो कल काम पर कैसे जाएगा? शरीर में ताकत भी तो होनी चाहिए। माँ, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पेट में आग जल रही है। हे मेरे मालिक, मेरा परिवार ढंग से 2 निवाले भी नहीं खा पा रहा है। ये गर्मी तो हमारे निवाले भी छीन रही है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। कब तक हम किस्मत को कोसते रहेंगे? मुझे अपने ससुराल को इस भट्टी से बचाना है। जैसे तैसे सब थोड़ा बहुत खाना खाते हैं। अब रात के सोने का वक्त भी आ जाता है, जहाँ हॉल में सब बिस्तर लगाए जा रहे होते हैं। बहू, जल्दी से दरी बिछा दो। आज तो हॉल में ही सबको सोना पड़ेगा। कमरे में तो दम घुट जाएगा। मैं पंखे के एकदम नीचे सोऊंगा। चिंकी को किनारे कर दो, उसे ज्यादा गर्मी नहीं लगती। क्यों? क्या मैं बर्फ की बनी हूँ? मुझे भी उतनी ही गर्मी लगती है। मैं बीच में सोऊंगी। अरे मेरे बच्चों, लड़ो मत। दोनों साथ में बीच में लेट जाओ, हम बड़े किनारे हो जाते हैं। ये पंखा भी आखिरी सांसें गिन रहा है ऐसा लगता है। इसकी आवाज से नींद नहीं आती और हवा को तो नामो निशान नहीं है। सच में माधव जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गरम लू के थपेड़े मार रहा हो। पूरी रात कैसे कटेगी? तरुण, मैं कब से कह रही हूँ कि कम से कम एक नया फर्राटा पंखा ले लेते, किश्तों पर ही उठा लेते। राधिका, तुम जानती हो कि अभी हाथ कितना तंग है। अगर अच्छी मजदूरी मिली तो अगले महीने पक्का ले आऊंगा। ऐसे ही रात के 2 बज चुके हैं। सन्नाटे में घर के अंदर बेचैनी रहती है। बच्चे अचानक उठकर रोने लगते हैं। माँ, नींद नहीं आ रही। पेट पर बहुत गमोरिया हो गई है और बहुत जलन हो रही है। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मटके का पानी भी उबल रहा है। राधिका देखती है कि सास ससुर और तरुण भी जाग रहे हैं। पसीने से सबके कपड़े भीगे हुए हैं। रुक जाओ मेरे बच्चों, मैं हाथ वाले पंखे से तुम्हें हवा करती हूँ। तुम बस आंखें बंद करने की कोशिश करो। ये क्या जिंदगी है? मेरा परिवार न चैन से खा पा रहा है, न चैन से सो पा रहा है। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये हमारे सब्र का इम्तिहान है। मुझे अपने घर को ठंडा करने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अगली सुबह नाश्ते के बाद तरुण अपने पिता माधव से कहता है, पिताजी, आज जल्दी निकलना होगा, वरना धूप चढ़ गई तो चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बेटा, आज सुना है सरपंच के घर पर कुछ मरम्मत का काम है। शायद मुझे भी कुछ काम मिल जाए। पिताजी, आप मत जाइए। आपकी उम्र हो गई और बाहर आग बरस रही है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। अरे नहीं बेटा, घर पर बैठकर क्या करूंगा? थोड़ा बहुत हाथ बटाऊंगा
तो 2 पैसे घर में ज्यादा आएंगे। राधिका घर के कोने से एक पुरानी फटी हुई छतरी निकालती है जो धूल से सनी हुई है। अरे बहू, ये क्या निकाल लाई? इस छतरी को तो चूहे ने छलनी कर दिया है। ये तो कबाड़ हो चुकी है। पिछली बारिश में ही ये टूट गई थी। अब तो इसके कपड़े में इतने छेद है कि धूप सीधे सिर पर लगेगी। रहने दो, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। गमछा सिर पर बांध लूंगा ना, वही बहुत है। तरुण काम पर निकल जाता है और माधव भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। राधिका घर के कामों में लग जाती है, तभी बाहर शोर सुनाई देता है। अरे चाची, जल्दी बाहर आओ, देखो माधव जी को क्या हो गया। राधिका और सविता दौड़कर बाहर आती हैं। 2 लोग माधव को सहारा देकर ला रहे होते हैं। हे भगवान, माधव जी, आपको क्या हुआ? आप तो अभी ठीक ठाक गए थे। अरे सविता बहन, इस उम्र में इन्हें धूप में क्यों भेजा? बेचारे चौराहे पर चक्कर खाकर गिर गए थे। इन्हें तुरंत अंदर ले जाओ और नींबू पानी पिलाओ। ये तो अनर्थ हो गया। बाहर निकलने का संघर्ष अब जान पर बनाया है। हमारे पास तो एक ठीक ठाक छाता तक नहीं है। सभी माधव को अंदर लिटाते हैं। थोड़ी देर के बाद माधव होश में आता है। ये देखकर राधिका मन ही मन सोचती है, हे भगवान, बाहर जाने के लिए मेरे परिवार के पास कोई छाता तक नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर राधिका रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तब सविता वहां आकर राधिका से, बहू रहने दे, आज चूल्हा मत जला। जैसे जैसे दोपहर हो रही है ये घर भट्टी बनता जा रहा है। लेकिन माँ जी, बच्चों को भूख लगी होगी, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर राधिका जैसे ही चूल्हा जलाती है, रसोई का तापमान और बढ़ जाता है। गर्म धुआं पूरे घर में फैलने लगता है। उफ, मेरा दम घुट रहा है। ये चूल्हे की गर्मी सीधे मेरे सिर पर चढ़ रही है। अचानक सविता अपना मुंह दबाती है और उसे उबकाई आने लगती है। वो भागकर नाली की तरफ जाती है और उल्टी करने लगती है। माँ देखो, दादी को क्या हो गया? वो उल्टी कर रही है। माँ, इससे तो अच्छा है कि हम भूखे ही सो जाए। चूल्हा जलाती हो तो घर में आग लग जाती है। अब राधिका सविता के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आप ठीक तो है? पानी पीजिए थोड़ा। बहू, ये घर अब रहने लायक नहीं बचा। चूल्हा जलते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये तो हद हो गई। खाना बनाना भी अब एक सजा बन गया है। मुझे अपना घर ठंडा करना ही होगा, चाहे जो हो जाए। अगले दिन सुबह पड़ोसन मिसेस खन्ना राधिका के घर के बाहर आती हैं, जहां उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है। राधा, और राधा, घर पर है क्या तू? जरा बाहर तो आ। हाँ चाची जी, आइए ना अंदर। क्या बात है, आज आप हमारे यहाँ कैसे? अरे अंदर क्या आओ, वहाँ तो बहुत गर्मी है। सुन, आज मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। मेरी काम वाली आज छुट्टी पर है। क्या तू थोड़ी देर के लिए मेरे घर आकर मदद कर देगी? झाड़ू पोछा और थोड़ा बहुत रसोई का काम है। मैं तुझे उसके बदले थोड़े पैसे दे दूंगी। ठीक है चाची जी, मैं अभी आती हूँ। राधिका अपने बच्चों को लेकर मिसेस खन्ना के बड़े और पक्के मकान में पहुंचती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, एक ठंडी लहर बाहर आती है। वाह माँ, ये क्या जादू है? यहाँ तो ठंडी हवा चल रही है, जैसे हम पहाड़ों पर आ गए हो। हाँ माँ, देखो यहाँ तो पसीना भी सूख गया। कितना ठंडा घर है ये, और यहाँ सोफा कितना सुंदर है। चलो ना वहाँ बैठते हैं। ऐसा कहकर दोनों बच्चे सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी मिसेस खन्ना वहाँ जाकर दोनों बच्चों से कहती हैं, ए बच्चों, सोफे पर मत बैठो, गंदा हो जाएगा। और ये कूलर के एकदम सामने खड़े होकर हवा मत रोको। और राधा, तू जल्दी से हॉल में झाड़ू लगा, फिर पोछा लगाना, समय बहुत कम है। राधिका झाड़ू लगाने लगती है, लेकिन उसकी नजरें घर की हर चीज को बारीकी से देख रही होती हैं। वो कूलर के पास जाती है और उसे देखते हुए कहती है, चाची जी, आपके कूलर में ये लंबी सी लोहे की पाइप क्यों लगी हुई है? ये कहाँ जा रही है? अरे ये पाइप ठंडी हवा को दूसरे कमरे में ले जाती है। इससे पूरा घर ठंडा रहता है। लेकिन तू ये सब पूछ के क्या करेगी? तेरे घर में तो कूलर का नामो निशान भी नहीं है। तू बस अपना काम कर। राधिका चुपचाप काम करने लगती है। फिर वो बाहर लॉन में झाड़ू लगाने लगती है। वहाँ की हरी घास को देखकर रुक जाती है। चाची जी, आपने बाहर इतनी सारी हरी घास क्यों लगा रखी है? और ये छोटे छोटे पौधे? पागल लड़की, ये घास और पौधे गर्मी सोख लेते हैं। इससे घर के अंदर का तापमान कम रहता है। अब खड़ी मत रह, उस घास पर थोड़ा पानी छिड़क दे ताकि वो और ठंडी हो जाए। जल्दी कर। राधिका पानी छिड़कती है और महसूस करती है कि गीली घास से कितनी ठंडी महक आ रही है। फिर वो रसोई में जाती है। चाची जी, आपकी रसोई में तो धुआं ही नहीं है। ये ऊपर क्या लगा है जो सारा धुआं खींच रहा है? इसे चिमनी और एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। ये रसोई की सारी गर्मी बाहर फेंक देता है। उसके बाद राधिका फ्रिज से सब्जियां निकालने जाती है और वहाँ रखी ठंडी बोतलों को देखकर दंग रह जाती है। तभी दीपक वहाँ आता है और कहता है, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मैं इस बोतल से थोड़ा सा ठंडा जूस पी सकता हूँ?
खबरदार जो उसे हाथ लगाया। वो जूस मेहमानों के लिए है, तुम लोगों के लिए नहीं। राधा, तूने अपने बच्चों को क्या सिखाया है? जो देखो वही मांगने लगते हैं। जल्दी काम खत्म कर और यहाँ से निकल। माफी चाहती हूँ चाची जी, बच्चे हैं देखकर ललचा गए। मैं बस काम खत्म कर ही रही हूँ। राधिका सारा काम खत्म करके अपने बच्चों के साथ वापस अपने तपते हुए घर की ओर चल देती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में खन्ना चाची के घर की तस्वीरें घूम रही होती हैं। मैंने आज जो देखा वो मेरे लिए एक सबक है। जरूरी नहीं कि ठंडक सिर्फ अमीर के घर में हो। मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन दिमाग तो है। मैं कबाड़ से अपने घर को जन्नत बनाऊंगी। अब बनेगा गर्मी में गरीब बहू का हरा भरा ठंडा ससुराल। राधिका के दिमाग में अब एक ही धुन सवार थी, अपने घर को ठंडा बनाना। शाम का समय था, सूरज की तपिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन घर अब भी भट्टी की तरह दहक रहा होता है। राधिका अपनी सास सविता के पास जाती है। माँ जी, आज आप फिक्र मत कीजिए। आज मैं खाने में कुछ ऐसा बनाऊंगी जो हम सबको अंदर से ठंडक देगा। बहू, इतनी गर्मी में क्या ठंडा बनाएगी? रोटी तो गर्म ही खानी पड़ेगी ना। माँ जी, आज मैं ठंडी ठंडी लस्सी बनाऊंगी। राधिका रसोई में जाती है और मटके का पानी देखती है। पानी अभी काफी गुनगुना है। वो मटके से पानी निकालकर दही फेंटने लगती है और लस्सी बनाकर हॉल में अपने सास ससुर को लाकर देती है। सविता लस्सी पीकर कहती है, बहू, ये लस्सी तो ठीक है, पर मटके का पानी ही इतना गर्म है कि लस्सी में वो मजा कहाँ आएगा। माँ जी, आज तो जैसा है वैसा पी लीजिए, पर कल से आपको बर्फ जैसा ठंडा पानी मिलेगा। भला वो कैसे? हमारे पास तो फ्रिज भी नहीं है। तो क्या आसमान से बर्फ टपकाएगी? हाँ, बस कल सुबह का इंतजार कीजिए माँ जी, मैंने कुछ सोचा है। रात को जब सब सो जाते हैं, राधिका पुरानी जीन्स और कुछ बेकार पड़े कपड़ों के टुकड़े लेकर बैठ जाती है। वो सुई धागा निकालती है और सिलाई शुरू करती है। वो फटी हुई छतरी काम आएगी। इसके लोहे के ढांचे को मैं इस जीन्स के मजबूत कपड़े से ढक दूंगी। राधिका पूरी रात मेहनत करती है। वो पुरानी जीन्स को काटकर पुरानी छतरी के ऊपर एक बड़ा सा और मजबूत टोपा जैसा छाता तैयार करती है। और अगले दिन सुबह जब तरुण काम पर जाने लगता है, तब वो उसे रोक कर कहती है, अरे रुकिए, ये देखिए, मैंने आपके लिए नया इंतजाम किया है। राधिका वो जीन्स वाला मजबूत छाता तरुण को देती है। उस तरुण से खोलकर देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे वाह राधिका, ये तो बहुत मजबूत है। अब तो सूरज की एक किरण भी मेरे सिर तक नहीं पहुंचेगी। बहू, तू तो सच में कलाकार है। कल तक जो कबाड़ था, आज वो तरुण की ढाल बन गया। शुक्रिया राधिका, आज सच में काम करने में आसानी होगी। धूप से डर नहीं लगेगा। और सुनिए, जब आप वापस आए तो कुछ पौधों के बीज लेते आना। जो भी सस्ते मिले वही ले आना। तरुण काम पर निकल जाता है। राधिका अब अपने दूसरे मिशन पर लगती है। वो सब्जी मंडी जाती है। वहाँ से ढेर सारा पुदीना, धनिया और नींबू सस्ते में खरीद लाती है। बहू, इतने नींबू और पुदीने का क्या करेगी? सब्जी में तो इतना नहीं डलता। माँ जी, ये सब्जी के लिए नहीं है, इससे आज शाम को हम सबका गला तर होगा। राधिका घर के कोने से पुरानी जीन्स का एक और टुकड़ा निकालती है। वो उसे गीला करती है और मटके के चारों तरफ लपेट देती है। फिर वो मटके को रेत से भरी एक टोकरी के ऊपर रख देती है। माँ, अपने मटके को कपड़े क्यों पहना दिए? क्या मटके को भी ठंड लग रही है? बदमाश, ये मटके को ठंडा रखने का मेरा देसी फ्रिज है। अब देखना शाम तक पानी कैसा होता है। माँ, क्या सच में पानी ठंडा हो जाएगा? मुझे तो बहुत प्यास लगी है। थोड़ा सब्र करो मेरी जान, दोपहर होने दो फिर देखना। अब दोपहर हो चुकी थी। राधिका घर की पुरानी खुरदुरी चटाइयां ढूंढ निकालती है। वो उन्हें खिड़कियों के नाप का काटती है और वहाँ लटका देती है। बहू, ये क्या कर रही है? खिड़कियों पर चटाइयाँ लटकाने से तो रोशनी रुक जाएगी। माँ जी, रोशनी के साथ साथ ये बाहर की लू को भी रोकेगी। बस देखते जाइए। राधिका उन चटाइयों पर पानी छिड़क देती है। जैसे ही बाहर की गर्म हवा उन गीली चटाइयों से टकराकर अंदर आती है, कमरा हल्का ठंडा महसूस होने लगता है। अरे, ये हवा तो सच में ठंडी लग रही है बहू। तूने तो कमाल कर दिया। रसोई में अब वैसी जलन नहीं हो रही। अभी तो शुरुआत है माँ जी, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। राधिका कुछ खाली प्लास्टिक की बोतलें लेती है, उनमें छोटे छोटे छेद करती है और उन्हें घर के बाहर दीवार के पास लटका देती है। उन बोतलों से पानी की बूंदें धीरे धीरे मिट्टी पर टपकने लगती हैं। माँ, ये बोतलें क्यों रो रही है? इनसे पानी क्यों टपक रहा है? बेटा, ये बोतलें रो नहीं रही है, ये मिट्टी को गीला रख रही है ताकि आसपास की हवा ठंडी रहे। शाम को जब तरुण वापस आता है तब वो बहुत खुश नजर आता है। उसके हाथ में बीजों के पैकेट होते हैं। राधिका, आज सच में कमाल हो गया। इस छाते की वजह से मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं आई। और ये लो जो बीज तुमने मंगवाए थे। मैं लौकी, तोरई और कुछ फूलों के बीज लाया हूँ।
बहुत अच्छा किया। अब देखिए मैं आपको क्या पिलाती हूँ। राधिका मटके से पानी निकालती है। पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा होता है। वो उसमें नींबू, पुदीना और पिसा हुआ गुड़ डालकर शरबत बनाती है और हॉल में लाकर सभी को देती है। आहा राधिका बेटी, ये शरबत तो अमृत जैसा लग रहा है। सच में राधिका, आज तो आत्मा तृप्त हो गई। इतनी ठंडक तो मुझे शहर की दुकान पर भी नहीं मिली। और ये पानी देख तरुण, मटके का पानी फ्रिज जैसा ठंडा हो गया है। हमारी बहू तो जादूगरनी है। अगली सुबह राधिका 5 बजे ही उठ जाती है। वो पड़ोस के खाली मैदान से एक तसला मिट्टी भर कर लाती है। ये देखकर सविता राधिका से, इतनी सुबह सुबह ये मिट्टी का ढेर क्यों लगा रही है बहू? क्या घर में कच्चा फर्श बनाएगी? नहीं माँ जी, मैं अपने घर को हरा भरा ठंडा ससुराल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। राधिका फटे हुए डिब्बे, फूटे हुए मटके और प्लास्टिक की बाल्टियां इकट्ठा करती है। वो उनमें मिट्टी भरती है और तरुण के लाए हुए बीज बो देती है। वो बेल वाले पौधों को दीवार के सहारे लगाती है। बहू, इन छोटे छोटे पौधों से क्या होगा? इन्हें बढ़ने में तो महीनों लग जाएंगे। माँ जी, सेवा करेंगे तो फल भी जरूर मिलेगा। ये बेल जब छत पर चढ़ेगी तो छत भी ठंडी रहेगी। तभी पड़ोस की कुछ औरतें वहां से गुजरती हैं और राधिका को कबाड़ में पौधे लगाते देखकर उसका मजाक उड़ाती हैं। अरे राधिका, ये क्या कूड़ा कबाड़ जमा कर रही है घर के सामने? इससे घर सुंदर नहीं बल्कि कबाड़ खाना लगेगा। सही कह रही है किरण, गरीबी में आटा गीला तो सुना था, पर गरीबी में बागवानी पहली बार देख रहे हैं। राधिका, हम गरीबों के नसीब में तो गर्मी में जलना ही लिखा है। ये फालतू के जतन करने से कुछ नहीं होगा। किरण बहन, कोशिश करने में क्या बुराई है? मैं अपने ससुराल को ठंडा बनाकर ही दम लूंगी। हाँ हाँ, देख लेंगे तेरा ठंडा महल। चलो बहनों, इसे अपनी मिट्टी में खेलने दो। राधिका उनकी बातों को अनसुना कर देती है। वो अपनी बालकनी की तरफ देखती है जहाँ मिसेस खन्ना खड़ी होकर उसे देख रही होती हैं और मुस्कुरा रही थीं। अरे ओ राधिका, ऐसे मिट्टी और कबाड़ से घर ठंडे नहीं होते। उसके लिए तो लाखों खर्च करने पड़ते हैं। चाची जी, अमीर लोग पैसे खर्च करते हैं और गरीब अपना पसीना। नतीजा एक जैसा ही होगा, आप देख लेना। बड़े बोल मत बोल, जब लू चलेगी ना तो ये तेरे पौधे जलकर राख हो जाएंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। राधिका की मेहनत रंग लाने लगती है। नन्हे नन्हे अंकुर मिट्टी से बाहर आने लगते हैं। शाम को तरुण घर आता है तब बच्चे उससे कहते हैं, पापा देखो, मेरा लगाया हुआ पौधा कितना बड़ा हो गया, इसके पत्ते कितने कोमल है। और पापा, मम्मी ने मेरे लिए भी एक छाता बनाया है टोकरी से। अब मैं धूप में भी खेल सकता हूँ। सच में राधिका, तुमने तो बच्चों का बचपन ही बदल दिया। अब वो घर के बाहर निकलने में डरते नहीं हैं। अभी तो एक और बड़ा काम बाकी है, वो हमारा पुराना पंखा। तरुण, जरा मुझे वो पेचकस देना। पंखा? उसे क्या करोगी? वो तो पहले ही मरने वाला है। मैं उसे उल्टा करके लगाऊंगी। मैंने खन्ना चाची के यहाँ एग्जॉस्ट फैन को ऐसे ही काम करते देखा था। राधिका पंखे की सेटिंग बदलती है और उसे खिड़की के पास इस तरह लगाती है कि वो अंदर की गर्म हवा बाहर फेंक सके। ये क्या पागलपन है बहू? पंखा तो अंदर हवा देने के लिए होता है, तो उसे बाहर क्यों हवा खिला रही है? माँ जी, जब अंदर की गर्म हवा बाहर जाएगी तभी तो बाहर की ठंडी हवा अंदर आएगी। जैसे ही राधिका पंखा चालू करती है, घर के अंदर की घुटन कम होने लगती है। अरे ये तो चमत्कार है। घर के अंदर की वो भारी गर्म हवा गायब हो गई। अब सांस लेना कितना आसान लग रहा है। राधिका, तुम्हारा दिमाग तो इंजीनियरों से भी तेज चलता है यार। तुमने तो बिना पैसे के एग्जॉस्ट फैन बना दिया। अब हॉल में एक ही कूलर है जो काफी पुराना है। शाम को जब सोने की तैयारी करते हैं तो फिर वही समस्या सामने आती है। मैं कूलर के पास सोऊंगी। नहीं, मम्मी ने कहा था कि आज मेरी बारी है। मैं कमरे में नहीं सोऊंगा, वहाँ बहुत उमस है। एक ही तो कूलर है और हम लोग साथ। सब लोग एक ही कूलर की हवा कैसे खाएंगे? घबराओ मत, मैंने इसका भी हल ढूंढ लिया है। तरुण, मुझे तुम्हारी वो पुरानी जीन्स चाहिए। जीन्स? अब कूलर का जीन्स से क्या लेना देना? क्या उसे भी कपड़े पहनाओगी? बस देखते जाओ। राधिका जीन्स की टांगों को काटती है और उन्हें जोड़कर एक लंबी पाइप जैसी बना लेती है। वो पाइप का एक सिरा कूलर के मुंह पर बांध देती है और दूसरा सिरा कमरे के अंदर ले जाती है। बहू, ये क्या नाली जैसा बना दिया तूने? इससे क्या होगा? माँ जी, अब कूलर की आधी हवा हॉल में रहेगी और आधी इस कपड़े की पाइप के जरिए कमरे में जाएगी। राधिका कूलर चलाती है। जीन्स की पाइप फूल जाती है और कमरे के अंदर ठंडी हवा पहुंचने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल का जुगाड़ है भाई। अब हम कमरे में भी चैन से सो सकते हैं और बच्चे हॉल में। रात को तरुण और राधिका कमरे में चैन से लेटे हुए होते हैं, जहां काफी समय के बाद घर में शांति और ठंडक होती है।
मुझे माफ कर देना राधिका। इस गर्मी और गरीबी ने मुझे अंधा कर दिया था, पर तुमने आज जन्नत घर में ही बसा दी। जन्नत महलों में नहीं, सुकून में होती है तरुण, और हमारा सुकून हमारी मेहनत में है। अगले दिन सुबह पड़ोसन किरण राधिका के घर आती है। उसके हाथ में एक खाली मटका होता है। राधिका, सुना है तेरे घर का पानी बहुत ठंडा रहता है। हमारे यहाँ तो बिजली गुल है और कूलर भी नहीं चल रहा। क्या थोड़ा ठंडा पानी मिल सकता है? बच्चों का गला सूख रहा है। क्यों नहीं किरण बहन, ये लीजिए पानी। किरण पानी पीती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये पानी है या बर्फ? इतना ठंडा पानी तो मैंने कभी नहीं पिया। और तेरा घर ये इतना ठंडा कैसे है? देखिए ना, वो चटाइया और ये मटका सब मेहनत का कमाल है। राधिका, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरा मजाक उड़ाया था, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। क्या तू मुझे भी ये सब सिखाएगी? मेरा घर भी भट्टी जैसा तप रहा है। क्यों नहीं, हम सब मिलकर अपना मोहल्ला ठंडा करेंगे। आइए, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे करना है। राधिका किरण को अपने सारे जुगाड़ दिखाती है। जीन्स की पाई, बोतलों वाला टपक सिंचाई का तरीका और उल्टा पंखा। तू तो महान है राधिका। कल से मैं भी अपने फटे जीन्स और पुराने डब्बे इकट्ठा करूंगी। याद रखना किरण बहन, गरीबी हमें रोक नहीं सकती अगर हमारे पास नया सोचने का नजरिया हो। ऐसे ही समय का पहिया अपनी गति से चल रहा होता है और अब मई की भीषण गर्मी अपने चरम पर आ जाती है। लेकिन राधिका के घर का नजारा पूरी तरह बदल चुका होता है। घर की बाहरी दीवारों पर बेलें चढ़ गई थीं और आंगन में रखे कबाड़ के डिब्बों में हरियाली छा गई होती है। वहीं राधिका आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है। बहू, जरा देखो तो, हमारी लगाई हुई लौकी की बेल अब छत तक पहुंच गई है। पूरा आंगन कितना हरा भरा लग रहा है। हाँ माँ जी, और देखिए, इन पत्तों की वजह से अब घर की दीवारों पर सीधी धूप नहीं पड़ती, इसीलिए घर के अंदर अब दोपहर में भी ठंडक रहती है। सच कह रही है। कल जब मैं पड़ोस वाली कमला के घर गई थी तो वहाँ तो बैठना भी मुश्किल था, पर हमारे यहाँ तो सुकून ही सुकून है। तभी चिंकी और दीपक दौड़ते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर अब गर्मी की वो चिड़चिड़ाहट नहीं होती है। माँ देखो, हमारे चमेली के पौधे में फूल आने लगे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और माँ, आज स्कूल में सब पूछ रहे थे कि मेरे पास इतना ठंडा पानी कहाँ से आता है। मैंने उनको बताया कि मेरी मम्मी के पास जादू का मटका है। अच्छा, तो तुमने सबको बता दिया। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए तरबूज काटती हूँ। राधिका ने तरबूज को उसी ठंडे मटके के पास गीली बोरी में लपेट कर रखा था। वो तरबूज निकालती है जो एकदम ठंडा होता है। बहू, आज तो घर में बड़ी शांति है। माधव जी और तरुण भी आज जल्दी आने वाले थे ना? जी माँ जी, तरुण ने कहा था कि आज काम जल्दी खत्म हो जाएगा, शायद वो आते ही होंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जहाँ मिसेस खन्ना खड़ी होती हैं। लेकिन आज उनके चेहरे पर वो घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। राधा, अरे ओ राधा, घर पर है क्या तू? अरे चाची जी, आइए ना अंदर। आज आप हमारे गरीब खाने में कैसे? क्या बताऊँ राधा, बिजली का बिल इस महीने 10,000 आया है और ऊपर से आज सुबह से लाइट नहीं है। मेरे घर के सारे इन्वर्टर बंद हो गए। घर के अंदर तो जैसे दम घुट रहा है। क्या मैं थोड़ी देर तेरे इस आंगन में बैठ सकती हूँ? अरे चाची जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये मोड़ा लीजिए और यहाँ नीम की छांव में बैठिए। मिसेस खन्ना जैसे ही बैठती हैं, उन्हें ठंडी हवा का एहसास होता है। वो चारों तरफ लगे पौधों और गीली चटाइयों को देखती हैं। अरे वाह, यहाँ तो बिना कूलर के भी इतनी ठंडक है। और ये खुशबू, ये तो मिट्टी की सौंधी महक है। राधा, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरा बहुत मजाक उड़ाया था, पर आज मुझे समझ आया कि असली ठंडक एसी और कूलर में नहीं, प्रकृति के करीब रहने में है। राधिका अंदर जाती है और शरबत का ग्लास लाकर मिसेस खन्ना को देती है और कहती है, चाची जी, ये लीजिए ठंडा शरबत, पीजिए। इसमें मैंने थोड़ा पुदीना और काला नमक डाला है। आहा, कलेजे में ठंडक पड़ गई राधा, तूने तो सच में कमाल कर दिया। क्या तू मेरे घर की छत पर भी ऐसी बेलें लगवा सकती है? क्यों नहीं चाची जी, बस थोड़े से पुराने गमले और अच्छी मिट्टी चाहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। शाम होते ही तरुण और माधव घर आते हैं, जहाँ तरुण के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। हे राधिका, देखो मैं क्या लाया हूँ। आज मालिक ने खुश होकर बोनस दिया है। ये क्या है तरुण, इतना बड़ा डिब्बा? अरे ये नया फर्राटा पंखा है। अब तुम्हें हाथ वाले पंखे से बच्चों को हवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो भाई बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। पर अब तो बहू ने घर को ऐसा बना दिया है ना कि पंखे की भी जरूरत कम पड़ती है। वो तो है पिताजी, पर राधिका की मेहनत का इनाम तो बनता है ना। घर में खुशियों का माहौल है। राधिका रसोई में खाना बना रही है, लेकिन अब वहां धुआं नहीं है,
क्योंकि उसने चिमनी जैसा एक देसी जुगाड़ पाइप के जरिए छत पर निकाल दिया है। भाभी, आज तो खाने में बड़ी अच्छी महक आ रही है। क्या स्पेशल बना रही है? आज मैंने तुम्हारी पसंद की कड़ी बनाई है और साथ में पुदीने की चटनी। भाभी, सच कहूँ तो इस घर में अब रहने का मजा ही कुछ और है। पहले तो गर्मी के नाम से ही डर लगता था। रात का खाना सब साथ मिलकर खाते हैं। हॉल में नया पंखा चल रहा होता है और ठंडी हवा खिड़कियों से आ रही होती है। राधिका, मैंने सोचा है कि हम अपने इस ठंडे घर के बारे में सबको बताएंगे। मोहल्ले के बाकी लोग भी तो परेशान रहते हैं ना। हाँ तरुण, मैंने पहले ही किरण बहन को सिखाना शुरू कर दिया है। अगर सब लोग अपने घर के बाहर पौधे लगाएं तो हमारी पूरी बस्ती ठंडी हो जाएगी। बहू, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, तू तो इस घर की लक्ष्मी और समझदारी की मूरत है। सही कहा माधव जी। जिस घर में राधिका जैसी बहू हो वहाँ कभी अंधेरा या दुख नहीं रह सकता, बल्कि वो हरा भरा ठंडा ससुराल बन जाता है, जैसे हमारा बन गया।